हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया रोहित और अनिका को लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाती है। तभी अनिका देखती है कि सामने की ओर से ब्राउन कलर के ट्रैक सूट में स्पोर्ट्स शूज़ के साथ ओमकार अंदर की ओर चला रहा था। रिया को इस तरह रोहित और अनिका के हाथ पकड़े हुए देखकर वह अपना एक हाथ आगे करके कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है, लेकिन वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही रिया कहती है, कम ऑन मामू, आपसे ज़्यादा आपके दोस्त को और कौन जानता होगा, प्लीज़ आप भी हमारे साथ आइए। ऐसा बोलते हुए रिया बिना रुके ओमकार के पास से आगे निकल जाती है। ओमकार अपना एक हाथ आगे करके उसी स्थिति में खड़ा रह जाता है। कुछ सेकंड के बाद जब तक उसे स्थिति समझ में आती है तब तक रिया अनिका और रोहित के साथ प्रवेश द्वार तक पहुंच चुकी थी। उनके पीछे पीछे आ रही श्वेता अब तक ओमकार के करीब पहुंच जाती है। ठीक इसी वक्त ओमकार की नज़र श्वेता पर पड़ती है। श्वेता को देखकर वह हेलो श्वेता कहता है। श्वेता ने रिया को ओमकार को बाहर आने के लिए कहते हुए सुन लिया था, इसलिए श्वेता मुस्कुराते हुए अपने हाथ से बाहर की ओर इशारा करते हुए कहती है, हेलो, चलो चलते हैं। वह दोनों भी रिया के पीछे पीछे बाहर की ओर चल पड़ते हैं। जब तक अनिका और रोहित आर्यन और अलेक्जेंडर के पास पहुंचते हैं तब तक कंपनी के शोरूम का डिलीवरी बॉय उस सामान के सभी फंक्शन बताकर वहां से जा चुका था। ठीक इसी वक्त तक आयशा, मारवा, भूमि और प्रीति भी वहां पहुंच जाते हैं। श्वेता और ओमकार भी उनके पीछे पीछे लॉन में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी भूमि आगे बढ़कर उसे छूकर उसके चारों ओर एक चक्कर लगाकर कहती है, वाह क्या दिमाग लगाया है, ग्रेट जॉब। तभी ओमकार भी पीछे से आगे आ जाता है और उस पर हाथ रखते हुए कहता है, व्हाट ए सरप्राइज। फिर रिया की तरफ देखकर कहता है, क्या यह इतना कहकर चुप हो जाता है। रिया ओमकार की बात पूरी करती है, हाँ मामू, यह आपके बेस्ट फ्रेंड और हमारे सनी चाचू के लिए है। फिर सभी की तरफ देखकर पूछने के अंदाज में कहती है, बताओ आप सभी को यह कैसी लगी, यह चाचू को पसंद आएगी ना। जिस तरह से रिया ने घर में मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था और जिस तरह से वह बातें कर रही थी उससे स्पष्ट था कि यह सरप्राइज उसी ने प्लान किया है। तभी प्रीति आगे आती है और रिया की तरफ देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, इट्स अमेजिंग रिया, तुमने यह सब कैसे किया। तभी रिया अपना एक हाथ आगे करके नहीं में हिलाते हुए कहती है, नो नो, यह मैंने नहीं किया, यह सरप्राइज मेरे दोनों भाइयों ने प्लान किया है। फिर अनिका और रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम डैड, क्या आपको पता है इसे अलेक्जेंडर ने खुद डिज़ाइन किया है, इसमें कौन से फीचर्स होंगे और वह कैसे काम करेंगे। हर छोटी छोटी बात को लेकर बड़ी चीज़ तक सब कुछ फाइनल करने के लिए उसने पूरे 2 दिन और 3 रातें खर्च की हैं। रिया की बात सुनते ही रोहित अनिका की तरफ देखने लगता है और अनिका रोहित की आंखों में देख रही होती है। रोहित आंखों ही आंखों में अनिका से कहता है, यह बिल्कुल तुम पर गया है, इतने कम समय में इतना बेहतरीन काम केवल तुम्हारे बच्चे ही कर सकते हैं। इसे भी अभी से दिन और रात लगातार जाग कर काम पूरा करने की आदत शुरू हो गई है। फिर यह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आर्यन की तरफ हाथ करके कहती है, और इसकी डील खुद आर्यन ने 5 कंपनियों के साथ बात करने के बाद फाइनल की थी। इस बार अनिका मुस्कुराकर रोहित की तरफ देखती है। रोहित फिर से अनिका की तरफ देखता है। इस बार अनिका आंखों ही आंखों में रोहित से कहती है, द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का बेटा आर्यन मारवा, जिसमें इतनी छोटी उम्र से ही बड़े बिजनेसमैन के सभी गुण हैं। तभी आयशा मारवा आगे आती हैं और दोनों बच्चों के सिर पर अपना एक एक हाथ रखते हुए उन्हें उनके गालों तक ले जाती हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, यूं ही आगे बढ़ते रहो, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों। आयशा को आर्यन और अलेक्जेंडर को प्यार करते हुए देखकर रिया भी आगे बढ़कर उनके पास आ जाती है। तभी आयशा अपनी दोनों बाहें फैलाकर रिया को अपने गले से लगाकर माथे पर चूम लेती हैं और कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो, और ख़ासकर तुम्हारे बाल। रिया ने सफ़ेद रिबन की मदद से अपने लंबे बालों से 2 फ्रेंच चोटी बनाई थी और उनमें सुंदर वाइट क्लिप्स लगाए थे। तभी अलेक्जेंडर सभी की तरफ देखते हुए कहता है, इस डिज़ाइन को फाइनल करने में एक बेहतरीन आइडिया रिया का भी है। हाँ, यह सच है कि इस मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया है, लेकिन इसके अंदर के पूरे सिस्टम को फाइनल करने में मेरी मदद कुश मामू ने की है। जैसे ही अलेक्जेंडर कुश का नाम लेता है, ठीक उसी वक्त कुश भी वहां पहुंच जाता है। कुश ने येलो एंड ब्लैक कलर के ट्रैक सूट के साथ स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे।
तभी रिया अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए अपने कुश मामू की तारीफ में कहती है, इस तरह के सिस्टम की जानकारी के मामले में हमारे कुश मामू से बेहतर भला हमें और कौन मिल सकता था। अनिका और रोहित दोनों को इस वक्त अपने बच्चों की काबिलियत पर गर्व महसूस होता है। साथ ही अनिका यह सोचकर भी खुश हो जाती है कि अपने परिवार के सदस्यों को लेकर उसके बच्चे काफ़ी सेंसिटिव हैं। उन्हें घर के हर सदस्य का पूरा ख्याल है। अनिका आगे बढ़कर दोनों बेटों को गले से लगा लेती है और रिया को पास आने का इशारा करती है। रिया उन दोनों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए अपनी मम्मा को हक कर लेती है। फिर रोहित आगे आता है और बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपने दोनों बेटों के कंधों पर हाथ रखता है। फिर रिया को साइड हक करते हुए खुद से चिपका कर खड़ा हो जाता है। तभी आर्यन कहता है, हम इस सरप्राइज़ को सनी चाचू के रूम तक नहीं ले जा सकते, इसलिए सनी चाचू को ही हमें नीचे लाना होगा। तभी भूमि आगे आकर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों के कंधों पर हाथ रखकर कुछ झुकते हुए कहती है, मुझे लगता है कि सनी को लाने के लिए तुम तीनों को श्वेता के साथ जाना चाहिए। ऐसा करने पर वह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि सरप्राइज़ क्या हो सकता है। तभी भूमि की आंखें प्रीति की ओर जाती हैं। उसके बाद ओमकार पर वह देखती है कि ओमकार लगातार प्रीति की तरफ देखे जा रहा था। तभी भूमि मुस्कुराकर प्रीति की ओर देखती है और प्रीति को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, वैसे डॉक्टर प्रीति को भी साथ में ले जाना गलत नहीं होगा और ओमकार सनी का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसे भी साथ में ले जा सकते हैं। हम सभी तुम लोगों का यही इंतज़ार करेंगे। तभी रिया हवा में उछलते हुए भूमि के पास आ जाती है और कहती है, ये इट्स ए गुड आइडिया बुआ। फिर अपनी जेब से ब्लाइंड फोल्ड बैंड निकाल कर दिखाते हुए कहती है, इसे मैंने पहले ही अपने पास रख लिया था। भूमि रिया के गालों को अपने एक हाथ के अंगूठे और उंगली से पकड़कर हिलाते हुए उस पर एक किस करती है और कहती है, यह हुई ना बुआ की भतीजी वाली बात। चलो चलो अब तुम लोग जाओ। तीनों बच्चे प्रीति, ओमकार और श्वेता के साथ अंदर की ओर चले जाते हैं और फिर लिफ्ट के सामने खड़े होकर उसका बटन दबाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, सभी लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तीनों बच्चों के ठीक पीछे श्वेता अपने दोनों हाथ उनके कंधों पर रखकर खड़ी थी। श्वेता के साथ में हल्का सा पीछे होकर प्रीति खड़ी थी। प्रीति के एक तरफ थोड़ा सा और पीछे होकर ओमकार खड़ा था। ओमकार सामने की तरफ देखते हुए धीरे से प्रीति की हथेली में अपनी हथेली डाल देता है। ओमकार के ऐसा करते ही प्रीति की सांसें रुक जाती हैं और धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसके गाल और कान एकदम लाल हो जाते हैं। प्रीति जैसे ही अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, ओमकार अपने सामने की तरफ लिफ्ट के दरवाजे को देखते हुए बिना हिले अपनी हथेली को और भी ज़्यादा कस लेता है। प्यार में ऐसी छोटी छोटी शरारतों का अपना ही मज़ा होता है। ओमकार ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह प्रीति को सताने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। प्रीति को भी यह छुपन छुपाई का एहसास मीठी गुदगुदी दे रहा था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि इस स्थिति में श्वेता या बच्चों की निगाह उन दोनों पर पड़े। कुछ ही सेकंड के बाद वह सनी के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। प्रीति अपनी मार्शल स्किल का इस्तेमाल करके झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। ओमकार प्रीति का हाथ छुड़ाने का तरीका देखकर अचंभित हो जाता है। फिर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वह सभी बारी बारी लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं। ओमकार मुस्कुराते हुए सभी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी कुछ कहने के लिए रिया प्रीति की तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, वह अपनी बात भूल जाती है और प्रीति से कहती है, मासी, यह अचानक आपके चेहरे को क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक था, एकदम से इतना लाल कैसे हो गया? फिर अपने एक हाथ से प्रीति के कान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपके कान यह तो चेहरे से भी ज़्यादा लाल हैं। प्रीति रिया की बात सुनकर सकपका जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी श्वेता जवाब देती है, प्रीति मासी को लिफ्ट में घुटन हो रही होगी या फिर डर लग रहा होगा, इसलिए उनका चेहरा लाल हो गया है। इससे पहले कि रिया आगे कुछ कहती या फिर कोई सवाल पूछ बैठती, उससे पहले ही श्वेता स्थिति को संभालते हुए कहती है, देखो अभी इन सब बातों पर ध्यान मत दो, अपने सनी चाचू के सरप्राइज पर फोकस करो। तभी रिया कहती है, यस यू आर राइट मासी। श्वेता भी प्रीति और ओमकार की हम उम्र थी। एक बार भी प्रीति और ओमकार की तरफ नहीं देखने के बावजूद उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि ओमकार और प्रीति के बीच कुछ मीठी नोक झोंक चल रही है। इसलिए वह जानबूझकर थोड़ा और आगे होकर बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर खड़ी रहती है, ताकि उनमें से कोई भी पीछे की तरफ ना मुड़ सके। शनि के रूम के दरवाजे पर पहुंचकर रिया दरवाज़ा खटखटाती है।
खटखटाने की आवाज़ सुनकर सनी अंदर से कहता है, दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। सनी इस वक्त अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपने पैर सामने की तरफ सीधे किए हुए थे, अपने सिर को पीछे की तरफ टिकाया हुआ था। पहले तीनों बच्चे अंदर जाते हैं। उन्हें देखते ही सनी अपनी कमर को सीधा करके बैठते हुए आगे की तरफ खिसक जाता है और अपने पैरों को मोड़ लेता है। फिर उनसे कहता है, अरे वाह, आज सुबह सुबह ढेर सारी तैयारियों के बीच तुम तीनों यहाँ पर भी। सनी को अपने सामने श्वेता दिखाई देती है। श्वेता ने लाइट ब्लू स्पोर्ट्स शूज़ के साथ लाइट स्काई ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना था। उसकी आंखों के काजल से उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। उसने अपने बालों को हाफ टाई करके खुला छोड़ा हुआ था। कुछ पलों के लिए वह श्वेता को देखता ही रह जाता है। तभी आर्यन सनी को अपने दोनों हाथों से हिलाते हुए कहता है, चाचू, आपका ध्यान कहाँ है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते? तभी सनी अपनी सोच से बाहर आता है और श्वेता से कहता है, हेलो श्वेता, तुम कब आई श्वेता? श्वेता जवाब देती है, हेलो, बस अभी थोड़ी देर पहले ही। फिर सनी आर्यन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बोलो, तुम क्या पूछ रहे थे? इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, ओमकार सनी की दूसरी तरफ से आकर बेड पर बैठते हुए कहता है, वह जानना चाहता है कि यहीं बैठे रहोगे या हम सबके साथ बाहर भी चलोगे? ओमकार की बात सुनकर सनी आंखों से ओमकार को अपने पास आने का इशारा करता है। ओमकार अपना कान सनी की तरफ करते हुए झुक जाता है। सनी एकदम धीमी आवाज़ में कहता है, तुम्हारी बड़ी बहन ने जो डॉक्टर प्रीति नाम की बॉडीगार्ड मेरे लिए रखी है, उसके रहते मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ? प्लीज़ यार, अपनी क्यूटी पाई से कहो कि मुझे भी नीचे जाने दे। धीमी आवाज़ में कहने के बाद भी प्रीति और श्वेता उन दोनों की बातों को साफ साफ सुन पाती हैं। प्रीति अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और सनी को डॉक्टर वाला एंग्री लुक देती है। वहीं श्वेता को यह सुनकर हंसी आने लगती है। वह किसी तरह अपनी हंसी को छुपाने के लिए अपना हाथ अपने होठों के आगे रख लेती है। तभी रिया सनी के पास बैठकर अपने चेहरे को उदास बनाते हुए कहती है, माय पुअर चाचू, आपको स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन देखने की परमिशन नहीं मिल सकती। अब हम सब कर भी क्या सकते हैं, आपकी कंडीशन ही ऐसी है। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, लेकिन हम इसकी भरपाई कर सकते हैं, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। ऐसा कहकर वह बेड से खड़ी हो जाती है और फील्डिंग बैट निकाल कर श्वेता मौसी के हाथ में पकड़ा देती है। श्वेता बैंड लेकर सनी की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही सनी कुछ पूछने के लिए अपना एक हाथ आगे करके कुछ बोलना चाहता है, तभी अलेक्जेंडर सनी चाचू के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, नो मोर क्वेश्चन, बस हमारे साथ चलिए। तभी श्वेता सनी के पीछे की तरफ बेड पर खाली जगह पर अपने घुटनों के बल बैठकर बेड को शनी की आंखों पर पहना देती है। फिर यह चेक करने के लिए कि एक पट्टी शनी की आंखों पर ठीक से लगी है या नहीं, श्वेता शनी के चेहरे को देखने के लिए पीछे से ही आगे की तरफ झुकती है। जैसे ही श्वेता आगे की तरफ झुकती है, श्वेता के खुले हुए बाल उसके कंधे से होते हुए शनी के कंधे पर गिरते हैं। इस वक्त शनी कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन श्वेता के बालों के शैम्पू और शरीर पर लगे हुए परफ्यूम की खुशबू शनी की नाक से होकर दिमाग तक पहुंच जाती है। शनी को यह महक और एहसास काफ़ी मीठा सा लगता है। उसे अपने शरीर में हल्की गुदगुदी महसूस होती है। इस गुदगुदी से उसके चेहरे और हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्वेता शनी के चेहरे के आगे अपने हाथ को हिलाते हुए पूछती है, बताओ, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? शनी बदले में जवाब देता है, क्या आंखों को ढककर किसी को दिखाई देता है? तभी प्रीति अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहती है, क्या तुम किसी सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते? शनी मुस्कुराकर कहता है, प्लीज़ पार्डन मी शहजादा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। श्वेता शनी की बात पर मुस्कुरा देती है। तभी आर्यन और अलेक्जेंडर शनी का एक हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे खड़ा करते हैं। शनी अपनी बंद आंखों से ही स्लीपर्स को पहनकर उनके साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह सभी लिफ्ट से होते हुए वापस लॉन में आ जाते हैं, जहां पर सभी उनका इंतजार कर रहे थे। रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर बाकी सभी के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। अब शनी के एक एक हाथ को पकड़कर एक तरफ ओमकार खड़ा था और दूसरी तरफ प्रीति खड़ी थी। ओमकार कहता है, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारे सामने है। ओमकार के ऐसा कहने पर श्वेता शनी के चेहरे के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से बैंड हटा देती है। जब शनी अपनी आंखें खोलता है तब श्वेता कुछ कदम पीछे हट जाती है। तभी शनी श्वेता की तरफ देखते हुए धीरे से ओमकार से कहता है, सरप्राइज तो बहुत अच्छा है,
लेकिन श्वेता को तो मैंने रूम में ही देख लिया था, फिर मुझे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। ओमकार अपने होठों के आगे हाथ रखते हुए कहता है। मुझे तुम्हारे ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सनी कहता है, यार भाभी की सभी बहनें कितनी सुंदर हैं। ओमकार और सनी की सभी बातें प्रीति को साफ साफ सुनाई आ रही थी। इस बार प्रीति सनी का हाथ खींचते हुए कहती है, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। मेहरबानी करके रॉन्ग नंबर डायल करने की ज़रूरत नहीं है। वह सुंदर भी है और अच्छी भी, लेकिन तुम्हारे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। सनी प्रीति की बात सुनकर अपना चेहरा प्रीति की तरफ कर लेता है और चेहरे पर उदासी के भाव लाकर हल्की तिरछी आंखों से उसे देखता है। फिर कहता है, होने वाली भाभी बदले में प्रीति उसे चेहरा बनाकर एक्सप्रेशन देती है और कहती है, दीदी के देवर ओमकार उन दोनों की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है और उनकी नोक-झोंक को ख़त्म करने के लिए अपने हाथ को गिफ्ट की तरफ करते हुए सनी से कहता है, वह रहा तुम्हारा सुपर सरप्राइज़। सनी की आंखों के सामने लॉन के बीचों बीच बने हुए फ्लोर पर मौजूद चीज़ किसी नई तरह की कार के मॉडल जैसी लग रही थी। यह एक फुली ऑटोमेटिक कार थी जिसकी ऊंचाई नॉर्मल कार से कुछ ज़्यादा थी। इसमें मेटल की बॉडी की जगह पर यानी कि छत और दरवाज़ों के लिए ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर 2 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां थी। इसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसके अंदर आसानी से खड़े रहा जा सकता था। इस गाड़ी को उसके अंदर बैठकर उसमें लगी हुई टच स्क्रीन से चलाया जाता है और कंट्रोल किया जा सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में कार को चलाया जाता है। यह वीडियो गेम की तरह चला पाने का आइडिया रिया का था। एयर कंडीशनर लगा होने की वजह से ना गर्मी का झंझट और ना ही धूल मिट्टी का। इसमें इस्तेमाल किए गए सेंसर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जिससे कि गाड़ी के अंदर बैठे या बाहर मौजूद किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट का भी कोई खतरा नहीं था। अपने इस सरप्राइज़ को देखकर सनी सच में हैरान रह जाता है। वह गाड़ी को चारों तरफ से घूम घूम कर देखता है और कहता है, वाह, ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसी है। तभी अलेक्जेंडर गाड़ी की चाबी रोहित के हाथ में देते हुए कहता है, डैड प्लीज़। रोहित अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यह सरप्राइज़ तुम बच्चों की ओर से है। तुम सभी खुद जाकर अपने चाचू को अपने हाथों से दो। तभी आर्यन आगे आता है और कहता है, डैड प्लीज़ हम लोगों के लिए। रोहित अनिका की तरफ देखता है। अनिका पलके झपकाकर हाथ में इशारा करती है। रोहित अपने पूरे परिवार के साथ सनी की तरफ आगे बढ़ता है और गाड़ी की चाबी सनी को देते हुए कहता है, यह छोटा सा सीक्रेट सरप्राइज़ गिफ्ट तो तुम्हारी भतीजों की तरफ से अपने चाचू के लिए। सनी मुस्कुराते हुए चाबी ले लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच, इट्स अ वंडरफुल कार। तभी रोहित कहता है, अब जाओ और जाकर इसके सभी फीचर्स चेक करके एक ट्रायल ले लो। तभी प्रीति को सीक्रेट सरप्राइज सुनकर ख्याल आता है कि अनिका दीदी के उस सीक्रेट पेशेंट को किसी भी वक्त होश आ सकता है। इस वक्त सनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जोर जोर से उछलना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने पास में खड़ी डॉक्टर प्रीति की डांट का ख्याल आता है। फिर अपनी हालत को देखते हुए किसी तरह से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर, अपने हाथों को हिलाकर, अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हुए सनी तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोगों ने अपना वादा निभाया। मुझे तुम्हारा चाचू होने पर गर्व है। भतीजे भतीजी हो तो तुम्हारे जैसे। आई लव यू ऑल। और अपनी दोनों बाहें तीनों बच्चों की तरफ खोल देता है। तीनों बच्चे शोर मचाते हुए सनी से चिपक जाते हैं। सनी और बच्चों को इस तरह खुश होते हुए देखकर वहाँ खड़े हुए बाकी सभी सदस्यों के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। ओमकार और कृष दोनों ही सनी की मदद करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वहीं गाड़ी की चाबी सनी के सुपुर्द करने के बाद अनिका और रोहित वापस अंदर की ओर जाने लगते हैं। वहाँ मौजूद बाकी सभी सदस्य भी उनके पीछे पीछे अंदर की ओर चल पड़ते हैं। तभी ओमकार का ध्यान प्रीति के चेहरे की तरफ जाता है और वह प्रीति के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? यह तुम्हारे चेहरे पर अचानक से परेशानी क्यों दिखाई देने लगी? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। प्रीति अपने चेहरे के भावों को संभालते हुए मुस्कुराकर कहती है, अरे बाबा कुछ भी नहीं, बस डॉक्टर होने का साइड इफ़ेक्ट है। मेरा ध्यान मेरे मरीजों की तरफ चला गया था। चिंता की कोई बात नहीं है। फिर आगे कहती है, मुझे अनिका दी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम लोग एंजॉय करो, मैं बस अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह तेज़ कदमों से चलते हुए अनिका के पीछे चली जाती है। जैसे ही प्रीति अनिका के पास पहुँचती है, तभी चिराग मेहता भी वहाँ पहुँच जाता है।
इस वक्त वह अपने ऑफिस के आउटफिट में था। उसने अपने हाथ में फाइल और टैबलेट पकड़ा हुआ था। तभी चिराग मेहता रोहित और अनिका का रास्ता रोकते हुए अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, हैव ए गुड डे मैडम एंड सर। रोहित चिराग की तरफ देखता है और फिर कहता है, आज तुम्हें अकेले आना अलाउड नहीं है, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तभी चिराग मेहता मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सर वह टाइम पर आ जाएगी, अभी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चिराग की बात सुनकर रोहित अनिका की तरफ देखता है और कहता है, तुम सभी को लेकर चलो, मैं बस अभी आता हूँ। अनिका सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोहित और चिराग अपनी दिशा बदलकर बाएं हाथ की ओर बने हुए लॉन एरिया में दूसरी तरफ चले जाते हैं। रोहित के जाने के बाद अनिका को याद आता है कि श्वेता को उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वह पीछे की तरफ मुड़ते हुए श्वेता से कहती है, आओ श्वेता, अब तुम मुझे अपनी ज़रूरी बात बता सकती हो। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब तक सभी हाउस के अंदर पहुंच चुके थे। सभी सदस्य एक एक करके अपने अपने ज़रूरी कामों को निपटाने या फिर तैयार होने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बावजूद श्वेता इधर उधर देखकर नीचे की तरफ देखते हुए अनिका से कहती है, यहाँ नहीं, यहाँ आसपास सभी मौजूद हैं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, क्या हम कहीं और बैठकर बात कर सकते हैं? अनिका अपने हाथ से श्वेता के चेहरे के ऊपर करते हुए कहती है, ओ लड़की, शर्मा रही हो, मामला क्या है? श्वेता अनिका की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती। तब अनिका कहती है, अच्छा चलो ठीक है, गेस्ट रूम में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। ऐसा कहकर अनिका श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर गेस्ट रूम की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाती है। ठीक इसी वक्त प्रीति को अनिका श्वेता के साथ दिखाई देती है। उसे लगता है कि अपनी बात कहने का यह सबसे सही मौका है। वह झट से अनिका की हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है, फिर एकदम धीमी आवाज़ में निवेदन करते हुए कहती है, अनिका दी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा कहकर वह अपने चेहरे पर क्षमा प्रार्थी के भाव लाते हुए श्वेता की तरफ देखती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी डियर, प्लीज़ मुझे केवल 2 मिनट दे दो, उसके बाद आप दोनों आराम से बातें करना। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि प्रीति कभी इस तरह की हरकतें नहीं करती थी। इस वक्त जरूर कोई इमरजेंसी ही होगी, तभी वह इस तरह उन दोनों का रास्ता रोक रही है। अनिका श्वेता की तरफ देखती है। श्वेता अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं अनिका दी, पहले आप प्रीति की बात सुन लीजिए। श्वेता के ऐसे कहते ही प्रीति अनिका को कुछ कहने का भी मौका नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर कुछ कदम दूर ले जाती है। फिर धीमी आवाज़ में एक साथ सवालों की बौछार शुरू करती है, दी, क्या आपने अपने उस सीक्रेट पेशेंट को चेक कर लिया है? क्या आप उससे मिल आई हैं? जब अनिका के चेहरे पर कोई भी भाव दिखाई नहीं देता, तब प्रीति अपने माथे पर अपना एक हाथ रख लेती है और उसके बाद हाथ नीचे रखते हुए कहती है, कम से कम आपने मेरा मैसेज तो ज़रूर देखा होगा। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब आप यह मत कहिए कि आपने नहीं देखा, मैंने पूरे 2 दिन पहले आपको वह मैसेज किया था। प्रीति की बात सुनकर अनिका अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर उसे देखने लगती है और मैसेज पढ़ने के बाद प्रीति की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा मैसेज देखने का भी वक्त नहीं मिला। अब प्रीति लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दी, लेकिन अब तो आपको पता चल गया है ना, किसी भी वक्त उस पेशेंट को दिए गए इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा और उसे होश आ जाएगा। प्लीज़ एक बार चलकर उसे देख लीजिए कि अब आगे क्या करना है। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनिका वापस श्वेता के पास जाकर कहती है, अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? प्लीज़ इस वक्त मुझे एक और काम है जिसे अभी तुरंत करना बहुत ज़रूरी है। श्वेता दूर से ही अनिका से बात करने के दौरान प्रीति के एक्सप्रेशन लगातार ध्यान से नोट कर रही थी। वह समझ जाती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात है, इसीलिए वह कहती है, नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है, बस मेरे लिए आपसे यह बात बताना बहुत ज़रूरी है। फिर मुस्कुराकर अनिका के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहती है, अभी पूरा दिन मैं यहीं पर ही हूँ, बस मेरे यहाँ से जाने से पहले एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं अपनी ज़िंदगी का कोई भी बड़ा फैसला आपसे बात किए बगैर नहीं ले सकती। ना जाने क्यों मुझे अपने आसपास अनजाने खतरे की आशंका हो रही है। श्वेता की आवाज़ में प्रार्थना के साथ साथ यह साफ सुनाई दे रहा था कि उसके लिए अनिका को यह बात बताना कितना ज़रूरी है। अनिका श्वेता के कंधे पर हाथ रखती है और मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाती है, जिसका मतलब था कि तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे जाने से पहले हम बात कर लेंगे। इसके बाद अनिका प्रीति के साथ तीव्र गति से सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चली जाती है। सविता अपनी जगह पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। तभी इस मौके पर ओमकार भी वहां पहुंच जाता है और सविता को इस तरह अपनी जगह पर खड़े देखकर उससे पूछता है, क्या तुमने अनिका दी को देखा है? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। ओमकार की बात सुनकर सविता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहती है, ऐसा कौन है जिसे आज अनिका दी से जरूरी काम नहीं है? तुम्हारी प्रीति को भी कोई बहुत जरूरी काम था, वहीं अनिका दी को अपने साथ लेकर गई है। ओमकार का सविता के बात करने के तरीके से यह समझ आ जाता है कि वह प्रीति और उसके बीच के रिश्ते को समझ गई है और ओमकार की खिंचाई कर रही है। ओमकार का एक कान शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन वह ऐसे दिखाता है जैसे कि सविता की बात का कोई मतलब ना समझा हो। वह जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि उसकी आवाज़ अटक रही है। फिर वह यह कहकर चुपचाप वहां से उल्टे कदम सनी के पास जाने के लिए लौट जाता है कि वह दोनों वापस आए तो अनिका दी से कहना कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। सविता सिर्फ ठीक है के भाव से मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला देती है। मारवा हाउस की मेन एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड को पहले से ही उन सभी व्यक्तियों के नाम दे दिए गए थे जो आज मेहमान बनकर आने वाले थे। अर्जुन सिंह और निपुण मीना दोनों इस वक्त मारवा हाउस की एंट्री पर थे। अर्जुन सिंह ने पहले ही भूमिका को मैसेज करके यह सूचना दे दी थी कि वह मारवा हाउस के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। भूमिका ने आज अपना पुलिस डिपार्टमेंट का नेवी ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था, जिस पर पीछे बड़े बड़े अक्षरों में स्पेशल फोर्स पुलिस डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। इस समय वह अपने कमरे में शीशे के आगे राउंड स्टूल पर बैठी हुई थी। उसने अपने उसी पैर को लो को रखने से खींचकर घुटने तक किया हुआ था, जिसे हाल ही में प्लास्टर काटा गया था। वह अपनी सुंदर पतली टांग को इधर उधर घुमा घुमा कर शीशे में देख रही थी। खूब अच्छी तरह से देख लेने के बाद वह अपने उसी पैर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम स्पोर्ट्स की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लायक हो गए हो? तभी भूमिका को अपने फ़ोन पर मैसेज की रिंगटोन सुनाई देती है। भूमिका अपने लो को वापस नीचे करते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर अपने बेड की तरफ जाती है और बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाती है। जब भूमिका मैसेज देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अर्जुन सिंह और निपुण मीना को लेने के लिए नीचे जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे कोटिल का ख्याल आता है। वह सोचती है, धीरे धीरे सभी मारवा हाउस पहुंच रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई खैर खबर नहीं। जब मैं बिस्तर पर पड़ी थी तब मुझे मिलने के लिए सुबह सुबह ही आ जाता था, और आज जब मैं ग्राउंड तक के एक चक्कर लगाकर आ चुकी हूँ तब भी अब तक दिखाई नहीं दिया है। यह सोचकर भूमिका कोटिल को फ़ोन करने के लिए उसका नंबर निकालती है। जैसे ही डायल करने लगती है, अपने आप ही उसके हाथ रुक जाते हैं। फिर वह बिना नंबर डायल किए अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रख लेती है। फिर बाहर जाने के लिए जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाती है, उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। भूमिका अपना फ़ोन निकालकर देखती है तो यह कोटिल की कॉल थी। कोटिल अपने कमरे में टॉवल लपेटे हुए अपनी वर्ड के आगे खड़ा था। अपने कान पर फ़ोन लगाकर वह शीशे की ओर चला जाता है। फिर उसके सामने खड़ा होकर अपनी फिट मस्कुलर बॉडी को देखते हुए भूमिका से कहता है, क्या तुम तैयार हो चुकी हो? भूमिका बदले में कहती है, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कोटिल कहता है, बस मुझे थोड़ी सी देर लगेगी, समझ लो कि तैयार हो ही रहा हूँ। भूमिका कहती है, मेरे डिपार्टमेंट के सभी आ चुके हैं और तुम्हारा अब तक कोई अता पता नहीं है। मैं उन्हें ही लेने के लिए नीचे जा रही हूँ। तभी कोटिल भूमिका से पूछता है, क्या तुमने अपने डिपार्टमेंट का नेवी ब्लू कलर का ट्रैक सूट पहना है? ऐसा कहते हुए वह दोबारा से अपने कपड़ों के वर्ड के पास सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी भूमिका आदेश देते हुए कहती है, और तुम्हें भी नेवी ब्लू कलर का ही कोई ड्रेस सूट पहनना है। अब मुझसे बातें करना बंद करो और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आई एम वेटिंग। ऐसा कहकर भूमिका फ़ोन कट कर देती है। वहाँ भूमि की लास्ट लाइन सुनकर कोटिल के कान में घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि आज भूमिका ने खुद कहा कि वह उसके लिए इंतजार कर रही है। तभी कोटिल झट से अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने हाथ से अपने सिर के गीले बालों को हिलाते हुए खुद से ही कहता है, हाँ हाँ कोटिल, मीठे ख्वाब तो देख ही सकता है, पर भूलना मत कि अभी तक तुम्हारे प्यार ने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। फिर खुद को ही दिलासा देते हुए आगे कहता है, हाँ अच्छी बात यह है कि उसकी नाराज़गी कुछ कम हो रही है। ऐसा कहकर वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन बेड पर फेंक देता है। फिर से अपनी वर्ड में ट्रैक सूट ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ में एक नेवी ब्लू कलर का लो आ जाता है
उसे देखकर कौटिल कहता है, तुम्हारा रंग भूमिका के ट्रैक सूट का बिल्कुल मैचिंग है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें नहीं पहन सकता क्योंकि मुझे लो के साथ अब भी पहनना है। ऐसा कहकर वह एक दूसरा नेवी ब्लू कलर का ट्रैक सूट निकाल लेता है, फिर फटाफट तैयार होकर अपने रूम से निकल जाता है। यहाँ भूमिका अर्जुन और निपुण को लेने के लिए अपने रूम से निकलकर लिफ्ट की तरफ चली जाती है। वहीं मेन एंट्रेंस पर अर्जुन सिंह सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, क्या आज तुम मेरी गन नहीं मांगोगे? तभी सिक्योरिटी गार्ड जवाब देता है, हमें भूमिका मैडम के कोप का भोजन नहीं बनना है। उस दिन की गलती के लिए आई एम सॉरी। आज हमें पहले ही बता दिया गया है कि आप अपनी गन के साथ अंदर जा सकते हैं। तभी अर्जुन निपुण की तरफ देखता है। निपुण प्यारी सी आवाज में कहती है, सर मैं डिपार्टमेंट में जरूर हूँ, पर मुझे गन की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे हाथ कंप्यूटर पर चलने के लिए बने हैं, इसीलिए मैं अपने साथ कोई गन नहीं लाई हूँ। अर्जुन सिंह एक बार पहले भी यहाँ आ चुका था, इसीलिए वह जानता था कि उसे किस ओर आगे बढ़ना है। वह निपुण को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वह मारवा हाउस 2 के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचने वाले होते हैं। उससे कुछ दूर पहले ही निपुण के कदम एकदम धीरे से रुक जाते हैं। वह लगातार अपने बाईं ओर मौजूद लॉन की तरफ देखे जा रही थी। अर्जुन सिंह को एहसास नहीं होता कि वह कब कब निपुण से कुछ कदम आगे निकल गया है। तभी उसकी निगाह सामने से आती हुई भूमिका पर पड़ती है। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर भूमिका के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर भूमिका को हेलो कहता है। भूमिका अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहती है, गुड, यह हुई ना स्पेशल डिपार्टमेंट वाली बात। अब हम तीनों एक जैसे ट्रैक सूट में अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तभी अर्जुन हंसते हुए कहता है, यह भूमिका मजाक कर रही हो? बच्चों के खेल में हम बड़ों का क्या काम? तभी भूमिका कहती है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, जरा पीछे मुड़कर देखो। ऐसा कहकर वह अर्जुन का हाथ छोड़ते हुए उसी ओर आगे बढ़ जाती है और निपुण के पास पहुंच जाती है। इस वक्त निपुण बेसुध होकर लगातार अपने बाईं ओर देखे जा रही थी। निपुण को इस बात का एहसास नहीं होता कि भूमिका उसके एकदम करीब आ चुकी है। तभी भूमिका अपना एक हाथ आगे करती है और इससे पहले कि निपुण ठोकर खाकर गिर जाती, उसे कमर से पकड़ लेती है। फिर निपुण को सीधा खड़ा होने में मदद करती है। हेलो मैडम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? भूमिका की बात सुनकर निपुण अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, थैंक यू भूमिका मैडम, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। भूमिका पलटकर फिर कहती है, क्या देख रही थी? निपुण अपने हाथ से उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, वह तो मिस्टर। इतना कहकर चुप हो जाती है और अपना हाथ वापस नीचे कर लेती है। भूमिका निपुण की बात को पूरा करते हुए कहती है, हाँ वह मिस्टर रोहित मारवा ही है। निपुण अपनी मासूमियत से कहती है, व्हाट ए ग्रेट पर्सनैलिटी। मैंने हमेशा इनके बारे में सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी में ही देखा और सुना है। आज अपनी आंखों के सामने देखकर विश्वास नहीं हो रहा। जितना सुना था, सामने से देखने में इनका व्यक्तित्व उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। बस इसीलिए मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं इस वक्त कहाँ पर चल रही हूँ। तभी भूमिका भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, बस अब जितना देख लिया उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत देखना, क्योंकि रोहित मारवा को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी जान जहां मिस वाइफी पहली मोहब्बत जीनियस अनिका के अलावा उसे कोई और इस तरह से देखे। अगर कोई प्यार करने वाला हो तो बिल्कुल रोहित मारवा जैसा होना चाहिए, बिना किसी इच्छा और शर्त के बेइंतहा मोहब्बत। भूमिका की बात सुनकर निपुण को बड़ा ही अजीब लगता है। उसका चेहरा उतर जाता है। फिर भूमिका उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, मजाक कर रही हूँ, दिल पर मत लो। फिर निपुण अपने चेहरे के भावों को ठीक करते हुए मुस्कुराती है तो भूमिका आगे कहती है, लेकिन यह मजाक बिल्कुल सच है। तभी निपुण मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर रोहित मारवा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं यह जानती हूँ कि भूमिका मैडम को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके भाई भाभी के बीच आने की कोशिश करे। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और मुझे ऐसा कोई काम पसंद नहीं जो मेरी भूमिका मैडम को पसंद ना हो। वैसे भी कहाँ आसमान का चांद और कहाँ धरती के चकोर। तभी भूमिका कहती है, चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। निपुण हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, ठीक है चलिए। जैसे ही भूमिका मुड़कर आगे आगे चलने लगती है, निपुण एक बार फिर से रोहित की तरफ देखती है और मन ही मन कहती है, ए ख्वाहिश ए ख्वाब ख्वाहिश है। खास वहाँ सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रीति और अनिका अपने पेशेंट के पास खड़े थे। अनिका अपने दोनों हाथों को मोड़कर स्वामी विवेकानंद के पोज में खड़े होकर ध्यान से देख रही थी। दरअसल इस वक्त वह पेशेंट के शरीर से जुड़ी हुई हर मशीन को बारीकी के अवलोकन कर रही थी।
कुछ देर तक इसी तरह खड़े रहने के बाद वह बेड पर लेटे हुए मरीज के पास जाती है। फिर उसकी कलाई को अपने हाथ में पकड़कर अपनी आंखें बंद करते हुए नब्ज की रफ्तार की गणना करती है। फिर कुछ पलों के बाद पीछे हटकर खड़ी हो जाती है। प्रीति भी वहीं पर एक तरफ अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर सीधी खड़ी होती है और चुपचाप अनिका की कार्यशैली को देखती रहती है। वास्तव में वह अनिका के अगले निर्देश की प्रतीक्षा कर रही होती है। कुछ देर चुप रहने के बाद अनिका बोलती है, इससे पहले कि इसे होश आ जाए तुम्हें इसे सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर शिफ्ट करना होगा। प्रीति हैरानी के साथ अपने दोनों हाथों को हल्का सा ऊपर उठाते हुए अनिका से पूछती है, सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर पर कहाँ और कब? फिर अपनी बेबसी जताते हुए आगे कहती है, दी मैं इस वक्त यह कैसे करूंगी? पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। इससे पहले कि प्रीति आगे और सवाल दाग देती, अनिका उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, अब यह पूरी तरह खतरे से बाहर है। सभी इक्विपमेंट्स इसके शरीर से अलग कर दो। फिर उस कैबिन से बाहर जाकर अनिका वहां खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहती है, इस पेशेंट को टॉप फ्लोर के गेस्ट रूम में शिफ्ट करना है, लेकिन याद रहे ऐसा करते हुए तुम्हें कोई भी ना देखे। जब तक मैं ना कहूँ उसके रूम में प्रीति के अलावा और कोई जाना ना पाए। जैसे ही पेशेंट को होश आ जाएगा तुम सबसे पहले प्रीति को सूचना दोगे। सिक्योरिटी गार्ड, यस मैडम, हो जाएगा। तभी प्रीति भी कैबिन से बाहर निकल आती है और अनिका से कहती है, इसके होश आने के बाद मैं इसे कैसे संभालूं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह है कौन। तभी अनिका प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, अब जान जाओगी कि यह कौन है। इसे यहाँ से शिफ्ट करवाओ, अब इसकी पट्टियां खोलने का वक्त हो गया है। ऐसा कहकर अनिका बिना प्रीति की कोई बात सुने वहां से बाहर निकल जाती है। गेस्ट रूम हो जो ऐसा था, बड़ा कमरा था जिसमें एक ही कमरे से जुड़े हुए कई कमरे थे जिनकी लग्जरी देखते ही बनती थी। कमरे के बीचों बीच हाफ मून शेफ का 6 बाई 6 फुट का बेड डाला हुआ था। कमरे में लगी हुई फैंसी लाइट्स और आधुनिक रीति से की गई सजावट देखने वाले की आंखों को चकमाचक कर देती थी। कमरे में छोटी से लेकर बड़ी हर आराम और मनोरंजन की सभी सुविधाएं मौजूद थी। कमरे में बिछा हुआ कालीन बेहद मुलायम और मुख्य कमरे से लगी हुई बालकनी से आती हुई हवा बेहद सुखद महसूस होती थी। बालकनी की ओर खुलने वाली कमरे की खिड़कियां और उनमें लगे हुए पर्दे हवा के चलने से उड़ते हुए किसी रोमांटिक दृश्य का चित्र उजागर करते थे। कुल मिलाकर यह एक ऐसी जगह थी जो अशांत और परेशान मन को भी सुख से भर देती थी। लेकिन इसकी खास बात यह थी कि इससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था और वह था इसका मेन डोर। काफी सोचने समझने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने सीक्रेट पेशेंट को रखने के लिए इस गेस्ट रूम का चुनाव किया था। वह अपने 2 साथियों की मदद से सीक्रेट पेशेंट को लेकर प्रीति के साथ लिफ्ट से होते हुए सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। पेशेंट को बेड पर लेटा के बाद वह सभी प्रीति को वहां छोड़कर कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड कमरे के बाहर ही पहरा देने के लिए रुक जाते हैं। पेशेंट को ठीक से चेक करके पूरी तसल्ली कर लेने के बाद प्रीति अनिका को मैसेज कर देती है, दी काम हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। इस वक्त अनिका के तीनों बच्चे एक साथ बैठकर आपस में कुछ जरूरी सलाह मशवरा कर रहे थे। वह तीनों एक गोल टेबल के चारों तरफ लगी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जैसे ही अनिका का ध्यान उन तीनों पर जाता है तभी वह देखती है कि आयशा मरवा भी उन्हीं के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अनिका भी उन्हीं के पास जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। अनिका को अपने पास बैठते हुए देखकर आर्यन अपने हाथ को टेबल पर रखते हुए अनिका की तरफ हल्का सा झुक जाता है और कहता है, मोम, हम सभी अपनी अपनी फेवरेट गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका रिजल्ट चाहे जो भी हो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जीत सकें। तभी रिया अपने दोनों हाथ टेबल पर सामने की तरफ रखती है और कहती है, तुम दोनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर ऊपर की ओर सीधे कर लेती है और कहती है, आई एम ए चैंपियन। रिया की बात सुनकर अनिका कहती है, देखो रिया, इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि आज की गेम्स तुम्हारे ही चैलेंज की वजह से आयोजित की गई है। इतना कहकर तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए आगे बोलती है, आज की चैंपियन वही होगा जो सबसे ज्यादा गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करेगा। अपने अपने खेल में तो सब माहिर होते हैं, लेकिन जो दूसरों के खेल में उन्हें ही मात दे उसे असली विजेता कहते हैं। फिर आयशा मरवा की ओर देखकर पूछती है, क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? इस बारे में आप क्या कहती हैं? तभी अलेक्जेंडर कहता है, मोम, आज की गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कौन जीतेगा यह बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात मैं अभी बता देता हूँ। आप देखना, कोई चाहे या ना चाहे, आज सभी को ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेलने का मौका मिलने वाला है। तभी अनिका को अपने फोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है।
जब वह अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर देखती है तो यह प्रीति का भेजा हुआ मैसेज था। मैसेज पढ़ने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, तुम लोग अपनी तैयारियां जारी रखो, मैं बस अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी करण गुलेरिया, जिन्होंने ट्रैक सूट और वाइट कलर के स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, उनके पीछे पीछे नौकर अपने हाथों में छोटे बड़े सभी तरह के गिफ्ट के बॉक्स लेकर अंदर चले आ रहे थे। अनिका उन सभी को देखकर एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक जाती है और फिर बड़ी सी मुस्कान के साथ उनके पास पहुंच जाती है। सबसे पहले वह पिंकी और यश के सिर पर हाथ रखती है और फिर उन्हें गले लगाकर प्यार करती है। इसके बाद श्रेया अनिका के गले लगने के लिए अपने हाथ आगे करती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पेट की वजह से उसके लिए अनिका से सामने की तरफ से गले लगना मुश्किल हो गया है। ऐसा होने पर वह अनिका की तरफ अपनी झूठी उदास शक्ल बना देती है। यह देखकर अनिका मुस्कुराने लगती है और फिर श्रेया को साइड हग करती है। दोनों सहेलियों के बीच इस घटना को देखकर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद नंदिनी अनिका के गले लग जाती है। अनिका पूछती है, सिद्धार्थ भैया, मयूर और पापा कहाँ हैं? अनिका मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ आगे करके जवाब देती है, घबराओ मत, वह पीछे पीछे मिस्टर मारवा के साथ बातें करते हुए आ रहे हैं। तभी आयशा मारवा भी उनके स्वागत के लिए बच्चों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आयशा मारवा को उठकर जाते हुए देखकर बच्चों का ध्यान भी दरवाजे की ओर जाता है। उन सभी को देखकर वह भी खुशी से उछलकर शोर मचाते हुए आयशा मारवा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आयशा सबसे पहले श्रेया के हालचाल पूछती है, उसके बाद बच्चों को प्यार करती है, फिर नंदिनी और राजलक्ष्मी से बातें करने लगती है। तभी अनिका आयशा मारवा को और देखती है और आंखों से इशारा करती है, माँ मुझे कुछ जरूरी काम है, आप संभाल लीजिए। आयशा भी पलके झपकाकर अनिका से इशारों में कह देती है, ठीक है तुम जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। तभी अनिका सभी की तरफ देखते हुए कहती है, आप लोग बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। तभी श्रेया अनिका का हाथ पकड़कर और कहती है, मेरी जान, हम सभी गुलेरिया हाउस से मारवा हाउस तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रही हो? अनिका श्रेया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, डरो मत, मैं मारवा हाउस से बाहर नहीं जा रही हूँ, यहीं पर ही हूँ। अब गुलेरिया परिवार के लिए मारवा परिवार को भी तो अपनी शानो शौकत का ख्याल रखना पड़ेगा ना। तभी नंदिनी मुस्कुराकर अनिका को छेड़ते हुए कहती है, अरे वाह, क्या खूब रंग चढ़ा है ससुराल का, हमारी लड़की अब पूरी तरह से मारवा हो चुकी है। यह सब सुनकर राजलक्ष्मी के मन में शक पैदा हो जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका की किसी भी सीधी बात का सीधा मतलब नहीं हो सकता। इसीलिए वह अपने चेहरे पर बड़ा सा सवाल लाते हुए अनिका से पूछ बैठती है, मतलब मैडम, मेरा मतलब है कि मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाहती हैं। फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, जरा ठीक से बताइए प्लीज। अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरा मतलब है रिटर्न गिफ्ट, गुलेरिया परिवार के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, बस उसी की कुछ तैयारियां बाकी हैं, वहीं देखने जा रही हूँ। इस बार श्रेया अनिका के हाथों को छोड़कर उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, सिर्फ सरप्राइज ही है, शौक तो नहीं है ना? श्रेया के सवाल पर सभी अनिका को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अनिका सभी की ओर देखती है और एक पल के लिए खामोश हो जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, अगर सरप्राइज में शौक ना हो तो फिर वह सरप्राइज कैसा? इतना कहकर बिना किसी को कुछ कहने का अवसर दिए झट से वहां से चली जाती है। सभी उसकी बात सुनकर केवल उसे जाते हुए देखते रहते हैं। तभी आयशा सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, हमारी अनिका का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। फिर मुस्कुराकर सभी की ओर देखते हुए कहती है, उसे जाने दीजिए, जल्दी ही आ जाएगी, आप सभी मेरे साथ आइए। अनिका जैसे ही लिफ्ट में अंदर जाती है, तभी किशन मल्होत्रा भी अंजलि मल्होत्रा के साथ मारवा हाउस पहुंच जाते हैं। ठीक इसी वक्त उनके पीछे पीछे चिराग मेहता ज्योत्सना को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। आयशा मारवा आगे बढ़कर उन सभी का स्वागत करती है। आयशा मारवा और अंजलि मल्होत्रा एक दूसरे के गले लगते हैं, फिर एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं और आयशा मारवा कहती है, आप कैसी हैं? अंजलि मल्होत्रा जवाब देती है, एकदम अच्छी हूँ, आप बताइए, इस बार बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। तभी आयशा हंसते हुए कहती है, यह भी हमारे बच्चों की मेहरबानी है, वरना हम सभी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि चाहकर भी मिलना नहीं हो पाता। फिर वह किशन मल्होत्रा की ओर देखती है तो किशन मल्होत्रा हाथ जोड़कर नमस्ते कह देते हैं और पूछता है, अनिका और रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? इससे पहले कि आयशा कोई जवाब दे पाती, पीछे से रोहित की आवाज़ सुनाई देती है, मामा जी मैं यहीं हूँ आपके पास। फिर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की क्रिया करने के बाद हाथ मिलाने के लिए अपना दायां हाथ आगे कर देता है।
किशन मल्होत्रा अपने दोनों हाथों से रोहित का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं, तुम्हें देखकर मन खुश हो जाता है। बचपन से लेकर अब तक तुम बिल्कुल नहीं बदले। इतना नाम दौलत शोहरत होने के बाद भी बड़ों का आदर करना तुम्हें कोई तुमसे सीखे। तभी आयशा मारवा ज्योत्सना के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, आओ बेटा, सबसे पहले यह बताओ कि तुम दोनों की तबीयत कैसी है। ज्योत्सना मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। फिर आयशा मारवा चिराग की तरफ देखते हुए कहती है, बिना किसी फंक्शन के भी कभी कभी ज्योत्सना को हमसे मिलवाने के लिए ले आना चाहिए। चिराग मेहता मुस्कुराकर अपनी हल्की सी गर्दन झुका देता है। फिर रोहित आयशा मारवा की तरफ देखता है। आयशा मारवा रोहित की आंखों का सवाल समझ जाती है और सभी की तरफ देखते हुए जवाब देती है, अनिका कुछ तैयारियों में लगी हुई है, बस अभी आती ही होगी। फिर फिलहाल आप मारवा परिवार के साथ साथ गुलेरिया परिवार की कंपनी एंजॉय कीजिए। ऐसा कहकर वह उन दोनों को साथ ले जाती है। फिर सभी एक साथ मिलकर हल्के फुल्के स्नैक्स एंजॉय करने लगते हैं। इस वक्त मारवा हाउस के अंदर की हलचल देखते हुए बनती थी। एक तरफ जहां ओमकार, प्रीति, श्वेता, सनी अपनी उम्र के समूहों में कंपनी एंजॉय कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भूमिका, कौटिल, अर्जुन सिंह, निपुण, सिद्धार्थ, मयूर, चिराग बातें करते करते दिखाई दे रहे थे। तो वहीं रोहित मारवा किशन के साथ बैठा हुआ था। इसी तरह सभी छोटे से लेकर बड़े तक अपने अपने ग्रुप में खाते पीते हुए मस्ती कर रहे थे। जहां सभी का ध्यान बातों और खाने पर था, वहीं भूमिका मारवा और अर्जुन सिंह की पुलिस वाली निगाहें निपुण पर टिकी हुई थी। वह दोनों उसे देख देख कर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि निपुण की आंखों ने ऐसी जगह पहली बार देखी थी। वह फर्श और फर्श पर बिछे हुए कालीन से लेकर छत पर लगे हुए झूमर तक हर चीज को बारीकी से देख रही थी। निपुण के ताक झांकने की कोशिश करने के बाद भी यह नजर आ रहा था कि मारवा हाउस की लग्जरी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। मारवा हाउस की सजावट और वहां रखी हुई हर एक चीज बेशकीमती थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से लाए गए एंटीक जगह जगह सजावट के लिए रखे गए थे। इसके अलावा निपुण बार बार कोशिश करती है कि उसकी आंखें रोहित मारवा को ना देखें, लेकिन फिर भी वह कभी उसकी तरफ चेहरा करके, तो कभी अपनी चोर निगाहों से, तो कभी आंखों की कनखियों से रोहित मारवा को देखे जा रही थी। तभी अर्जुन सिंह जानबूझकर भूमिका से कहता है, तुम्हारी भाभी मिसेज रोहित मारवा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन के लिए भी सजने संवरने की जरूरत है? भूमिका जवाब देती है, अर्जुन तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आज तक तुमने अनिका को देखा नहीं है। वह इतनी खूबसूरत है कि उसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पर मेकअप लगने से रौनक नहीं आती, बल्कि उनके चेहरे पर पहुंचकर मेकअप की चीजों की रौनक बढ़ जाती है। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, वह जरूर किसी न किसी जरूरी उधेड़ बुन में लगी होगी, वरना कहीं पर दिखाई देती। यह समझ लो कि जब तक यहाँ पर नहीं है तभी तक रोहित मारवा का ध्यान बाकी सब पर है। उनके आते ही रोहित का ध्यान सिर्फ मेरी भाभी पर होगा। फिर अपने एक हाथ को आगे करके चेहरा बनाते हुए कहती है, पर तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम बहुत जल्दी उनसे मिल पाओगे। अर्जुन कौटिल की तरफ देखते हुए कहता है, भाई मानना पड़ेगा, मिस्टर रोहित मारवा जैसी हस्ती और जिंदगी में सिर्फ एक ही स्त्री। ऐसी हस्तियों के हर कदम पर खूबसूरती बिखरी पड़ी रहती है, पर सुना है कि रोहित मारवा अपने पास भी किसी को नहीं आने देते। फिर भूमिका की ओर देखते हुए कहता है, भूमिका अब तुम ही बताओ, यह तुम्हारे भाई की खूबी है या तुम्हारी भाभी की? इस वक्त निपुण चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसके कान पूरी तरह से कौटिल और भूमिका की बातों पर थे। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। तभी भूमिका निपुण से कहती है, तुम बताओ अर्जुन सिंह के सवाल का जवाब क्या हो सकता है? निपुण हल्की सी झूठी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानती। भूमिका कहती है, चलो ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ। यह खूबी मेरी भाभी में है, जिसके लिए मेरे भाई ने न जाने कितने राजकुमारियों को ठुकराया है। फिर किसी छोटी मोटी हस्ती की क्या बात है? फिर हंसकर आंख मारते हुए आगे कहती है, मेरी भाभी को उसने पटाया है। फिर सीधे खड़े होते हुए अपने चेहरे पर और आवाज में गर्व लाते हुए कहती है, यह वह हसीन जोड़ा है जिसे ईश्वर ने खुद जोड़कर भेजा है। निपुण यह समझ नहीं पा रही थी कि अनिका की तारीफें सुनकर उसे अजीब सी ईर्ष्या क्यों हो रही है। जब अर्जुन और भूमिका को अनिका और रोहित की प्रशंसा करते हुए पर्याप्त देर हो जाती है, तब निपुण कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं जरा रेस्ट रूम होकर आती हूँ। तभी भूमिका कहती है, सो फिर अपना हाथ उठाकर वॉशरूम जाने के रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस तरफ। निपुण थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। निपुण के वहां से चले जाने के बाद अर्जुन सिंह और भूमिका एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर जोर जोर से हंस पड़ते हैं। उसके बाद अर्जुन सिंह कहता है, बोथ ऑफ यू पार्डन मी,
प्लीज ऐसा कहकर कौटिल्य और भूमिका के साथ में छोड़कर वहां से चला जाता है। कौटिल्य भूमिका से कहता है, मैंने देखा तुम्हारी और अर्जुन सिंह की आंखें हर पल निपुण पर टिकी हुई थी। क्या तुम दोनों को उस पर किसी तरह का कोई शक है? फिर अपने एक हाथ से अपनी ठोड़ी को पकड़ते हुए पूछता है, क्या तुमने उसे किसी खास वजह से यहाँ बुलाया है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है? कौटिल्य के सवाल पर भूमिका कौटिल्य की ओर देखती रहती है, पर कुछ नहीं बोलती। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वह लगातार अपने दिमाग में कुछ खिचड़ी पका रही है। भूमिका की इस हरकत पर कौटिल्य भूमिका को उसके कंधे से हिलाते हुए उसकी सोच से बाहर निकालता है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए? क्या तुम कुछ बताओगी कि क्या चल रहा है? भूमिका कुछ सोचते हुए अपनी कोहनी को कौटिल्य के कंधे पर रखते हुए कहती है, मैंने वह आंखें कहीं देखी हैं और वह आवाज भी सुनी है, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कहाँ यह पता नहीं। बस इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ और उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी आंखों के सामने रखने की कोशिश भी, ताकि उसके इरादे समझने में आसानी हो सके। वहां अब तक अनिका प्रीति के पास पहुंच जाती है। कमरे में अंदर आने के बाद जैसे ही प्रीति अनिका को देखती है, वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अनिका अपने हाथ की उंगली को अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। अनिका का इशारा समझकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। उसके बाद अनिका प्रीति का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की तरफ ले जाती है और फिर कहती है, तुम्हारा बोला हुआ एक भी शब्द उसके होश में आने के बाद उसके दिमाग में धुंधली यादों की तरह बचा हुआ रह जाता है। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। तुम यह किसी को नहीं बता सकती कि अनिका अभी भी ऐसे किसी क्रिटिकल केस को सॉल्व करने की क्षमता रखती है। इतना कहने के बाद अनिका वापस रूम के अंदर चली जाती है और डॉक्टर किप की मदद से पेशेंट के शरीर पर लगी हुई पट्टियों को एक एक करके खोलना शुरू करती है। प्रीति भी चुपचाप अनिका की मदद करने में जुट जाती है। इस समय प्रीति और अनिका दोनों ही पूरे ध्यान से शांत भाव के साथ अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन जहां अनिका के चेहरे की तरफ उसका मन भी एकदम शांत था, वहीं प्रीति के अंदर अजीब सा कोलाहल मचा हुआ था। वह बहुत ही उत्तेजित थी कि अब वह जान पाएगी कि इन पट्टियों के पीछे किसका चेहरा है। वह कौन है जिसकी देखभाल अनिका दी ने खुफिया तरीके से की है, जिसकी जान बचाने के लिए उन्होंने किसी को कानो कान उसके होने की खबर नहीं होने दी। इतने महत्व को वह व्यक्ति कौन हो सकता है? अब वह जान पाएगी कि यह कोई करीबी है अथवा गैर। कुछ देर बाद जब यह काम पूरा हो जाता है, तब प्रीति बड़े ही ध्यान से मरीज के चेहरे की तरफ देखती है। उसे अपनी आंखों के सामने एकदम कमजोर चेहरा दिखाई देता है, जिस पर कोई निशान बने हुए थे। यह चेहरा बहुत जाना पहचाना था। कुछ देर लगातार देखते रहने के बाद प्रीति उस चेहरे को पहचान जाती है। कुछ समय के लिए प्रीति को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह अपनी आंखों को रगड़ती है और उसके बाद दोबारा उसे देखती है। अभी भी उसकी आंखों के सामने पहले वाला ही चेहरा दिखाई देता है। इससे ज्यादा हैरानी उसे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। वह एक साथ बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। यहाँ तक कि वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे डर से पीछे हट जाना चाहिए या खुशी से जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। वह लगातार अपने हाथ, अपनी गर्दन और अपने पैरों की अपनी ही जगह पर चला रही थी। कुछ सोचने के बाद इस बार प्रीति अपने दोनों हाथों से अनिका का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे बालकनी की तरफ ले जाती है। प्रीति के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके मन में एक सा हजारों सवाल घूम रहे थे। प्रीति यह भी नहीं समझ पा रही थी कि पहले क्या पूछे। इतने में अनिका बालकनी से ही पेशेंट की ओर देखते हुए प्रीति से कहती है, अभी मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है, यह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर प्रीति को समझाते हुए कहती है, इसके होश में आने के बाद तुम्हारे सामने बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। उनका सामना कैसे करना है यह तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को रिलैक्स करना होगा। अनिका की बात सुनकर प्रीति अपनी आंखें बंद करके लंबी राहत से की सांस लेती है, फिर उसे छोड़ती है और फिर से लंबी गहरी सांस लेती है। 1 मिनट तक लगातार ऐसा करते रहने के बाद प्रीति कुछ शांत हो जाती है। फिर कहती है, वह सब मैं संभाल लूंगी, पर अनिका दी, इसे कब तक होश आएगा? अनिका जवाब देती है, इसे आज रात से पहले ही होश आ जाएगा। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नए खेल के शुरू होने का वक्त हो गया है। फिर अनिका एक पल रुककर बालकनी की ग्रिल को पकड़कर वहां से बाहर की तरफ खुले में देखते हुए कहती है, इसके अलावा भी तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना होगा। ऐसा कहकर अनिका उसे सारी बात समझा देती है कि आगे प्रीति को क्या करना है।
अब तक प्रीति ने पूरी तरह से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। वह परेशान होते हुए अनिका से कहती है, दी यह आप क्या कह रही हैं?